तो रॉकी ने जैसे ही आवाज़ सुनी कि भैया नीचे गिर गए हैं, रॉकी नीचे भागता हुआ जाता है और गेट खोलता है तो देखता है कि भैया नीचे गिरे हुए हैं। उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है, साथ ही में उनका पैर भी टूट चुका है। तो रॉकी जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको पता चला कि भैया की पैर की हड्डी सच में टूट चुकी है। भैया वहाँ पे रॉकी से बस एक ही बात बोलते हैं कि सच में मुझे किसी ने धक्का दिया था। रॉकी उनकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। रॉकी घर पर आ जाता है और रवि के उठने का इंतज़ार करता है। रवि को जैसे ही होश आता है वो रॉकी से बस एक ही बात बोलता है कि तू यहाँ पे क्या करने आया है, निकल जा यहाँ से, मेरे घर पे क्यों आया है, कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब मेरी और तेरी कोई भी दोस्ती नहीं है, आज के बाद मेरे घर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रॉकी का भी ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो रवि के घर से निकल आया। रॉकी ने रवि के घर वालों से शिकायत कर दी कि रवि कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, उसको घर पर ले जाइए। तो रवि के घर वाले रवि को अपने पास ले आए। रवि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि वो अपने घर वापस आ गया है। रवि ने घर से निकलना भी बंद कर दिया, अपने ही कमरे में खुद को लॉक करके रहने लगा। उसके घर वाले फिर से परेशान हो गए उसको लेकर और उससे बोलने लगे कि क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, करना क्या चाहता है तू, क्या चाहिए है तुझे। उसका बस एक ही कहना है, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेले ही रहने दीजिए। अब होता क्या है कि रवि के साथ कुछ हरकतें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिसको वो बुलाना चाहता था वो आ चुकी थी। रवि को एक परछाई दिखती है, अक्सर वो रवि के आसपास घूमती रहती है। वो रवि को धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। रवि समझ नहीं पाता ये परछाई है किसकी। और रवि के कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके पीछे खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहा है। और धीमे धीमे करके जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, रवि के कानों के पीछे से जो आवाज़ें आ रही होती है वो आवाज़ क्लियर आना शुरू हो जाती है। रवि को पता चलता है कि पीछे जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ उसे कुछ बताना चाहती है, उसे लोगों के बारे में बता रही है। रवि का कोई भी घर का मेंबर या कोई भी रवि के सामने अगर होता है तो वो आवाज़ उसका आने वाला कल और उसके साथ हुआ क्या है अभी तक रवि को बताने लगता है। रवि हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ बता रही है मुझे। रवि खुश हो जाता है। रवि सोचता है कि हाँ, कर्ण पिशाचनी आ गई है। रवि रात के सोते समय कर्ण पिशाचनी को याद करता है। वो उसको देखना चाहता था, उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, लेकिन कर्ण पिशाचनी उसको नहीं दिखती। उसको बस एक शैडो, एक परछाई दिखती रहती है। वो परछाई उसके कमरे में उसके अगल बगल में ही घूमती रहती है। होता क्या है कि रवि को अकेले रहने की आदत है, इस वजह से रवि कहीं पर बाहर भी नहीं जाता। लेकिन रवि के पापा आज रवि से बोलते हैं कि मेरे साथ मार्केट में चलना है तुझे, अगर आज तू नहीं चलेगा तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। रवि के नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके होते हैं। रवि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका होता है। वो गुस्से में अपने पिताजी से बोलता है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। रवि के पापा जैसे ये सब सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि रॉकी भी रवि के पिताजी से बोल गया था कि ये कुछ उल्टी सीधी चक्करों में पड़ा हुआ है। इस वजह से रवि के पापा एक साधु जी से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं पहले से, साथ में ये शराब भी पीने लगा है, पहले कभी ये शराब नहीं पीता था। और मुझे कुछ पता चला है कि ये कुछ तंत्र विद्या से जुड़ चुका है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है और इसके पास अगर कोई भी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। तो वो साधु जी ने थोड़ा सा ध्यान लगाया। साधु जी के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये साधु जी एक व्यास हैं, एक कथावाचक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध साधु जी हैं, काफ़ी सारे इनके पास शिष्य हैं पहले से ही। तो साधु जी ने थोड़ा सा ध्यान किया और उन्होंने बस रवि के पिताजी से एक ही बात कही कि बेटे को मेरे पास लाना होगा, अगर आप बेटे को मेरे पास नहीं लाएंगे तो आप एक बात समझ जाइए, आप अपना बेटा खो भी सकते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसी शक्ति को न्योता दे दिया है जो आपका पूरा खानदान बर्बाद करने की दम रखता है। रवि के पिताजी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने गुरुजी से बस एक ही बात कही कि गुरुजी मैं उसको जल्दी ही से जल्दी आपके पास लेकर आऊँगा। रवि के पिताजी जैसे ही घर पे आते हैं तो वो रवि के बड़े भाई से बोलते हैं कि रवि को यहाँ से लेकर गुरुजी के पास ले चलो, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं मान रहा है। रवि के भाई रवि के पास जाते हैं और उससे ज़बरदस्ती करते हैं कि चल गुरुजी के पास। तो रवि एकदम से उनको धक्का देता है और बोलता है मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। रवि के भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से उन्होंने रवि के रूम का गेट तोड़ दिया और रवि को ज़बरदस्ती पकड़ लिया कि चल तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा फिर तुझे पिटना पड़ेगा मुझसे।
रवि का गुस्सा साथ में आसमान पर था। रवि ने अपने भाई का गला पकड़ा और उसको दीवार से टांग दिया, जिस वजह से रवि के पिताजी काफ़ी घबरा गए। रवि की मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। रवि के भाई का गला घुटने लगा। रवि के पिताजी ने छुड़वाने की कोशिश करी, लेकिन वो असमर्थ हो रहे थे। जैसे तैसे रवि की मम्मी ने और रवि के पिताजी ने बहुत ही ज़्यादा रवि को खींचा, तब जाके रवि ने गला छोड़ा। रवि की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी गुस्से में, और वो बस एक ही बात बोल रहा था, जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं मार डालूंगा, मुझसे सभी को दूर रहना पड़ेगा। रवि की ऐसी बातें सुन के रवि के पिताजी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। रवि के भाई की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। उनको काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही थी, साथ ही में उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका था, जिस वजह से वो भी काफ़ी घबरा चुके थे रवि की ऐसे बर्ताव को देखकर। होता क्या है कि रवि अपने छत पर चला जाता है और छत का जो गेट रहता है उसको लॉक कर लेता है और वहीं पर बैठा रहता है। रवि के घर वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, इस वजह से वो गुरुजी से भी बात करते हैं। गुरुजी का कहना यही होता है कि रवि को मेरे पास लाना पड़ेगा। रवि के पिताजी गुरुजी से बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं, जिस पे गुरुजी बस एक ही बात कहते हैं कि आप ऐसा करिए, अपने घर की मिट्टी ले आइए मेरे पास। रवि के पिताजी जैसे ही गुरुजी के पास मिट्टी लेकर पहुंचते हैं, गुरुजी मिट्टी को देखते हैं और कुछ ध्यान करते हैं, तो वो गुरुजी बस रवि के पिताजी से एक ही बात कहते हैं, आपके बेटे ने काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी को बुलावा दे दिया है। इससे निपटना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इससे निपटना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, समझिए आपको अपने लड़के पर नियंत्रण बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपने लड़के को खो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को अंदर अंदर से ख़त्म कर देती है। जो एक बार इसके चंगुल में फंस गया उसका जीवन समाप्त ही है। रवि के पिताजी गुरुजी के आगे रोने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा बचा लीजिए गुरुजी, मेरा बेटा बचा लीजिए। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, मैं अपने शिष्य के साथ आपके घर आऊँगा। आपके घर पे 2 हवन करवाने पड़ेंगे। एक हवन आपके आंगन में होगा, एक हवन आपके लड़के के कमरे में होगा। बस ये है, उन हवन को सही से होना चाहिए। अगर वो हवन में कोई भी विघ्न आता है तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको बस ये करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अपने लड़के को खिलानी हैं। अगर आप अपने लड़के को नहीं खिला पा रहे हैं तो फिर आपको आपके लड़के को बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको बांधना ज़रूरी है, क्योंकि वो शक्ति उसके ऊपर बहुत ही पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकता है इस समय। रवि के पिताजी गुरुजी से कुछ भभूति ले लेते हैं और घर पर जाते हैं, बट वो देखते हैं कि रवि अभी भी छत पर चढ़ा हुआ है। वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा है छत का। तो वो गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, वो छत पर बैठा हुआ है। गुरुजी उससे बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी अपने 3 शिष्य के साथ रवि के घर पहुँचते हैं। रवि के घर पहुँचते ही रवि को पता चल जाता है कि कोई तो आया है। रवि अपने पिताजी से बोलने लगता है, या तो इन गुरुजी को घर से बाहर करो या मैं अभी छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। रवि के पिताजी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी अब मैं क्या करूं। गुरुजी कुछ ध्यान लगाते हैं और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जिस अचानक से रवि के सर में दर्द होने लगता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर से। गुरुजी रवि के पिताजी से कहते हैं, जल्दी जाओ और गेट को तोड़ के उसको अंदर ले आओ और उसको बांध के रख लो। रवि के पिताजी रवि को ऊपर से नीचे लाते हैं और रवि को बेड से बांध देते हैं। उसके बाद गुरुजी कमरे के अंदर आते हैं रवि के, और वहाँ पे हवन शुरू करते हैं। एक हवन आंगन में होता है, एक हवन रवि के कमरे में होता है। हवन शुरू होते ही रवि अपने ध्यान में आ जाता है। रवि को दिखने लगता है, रवि को 2 परछाइयाँ दिखती हैं, जो परछाइयाँ उसके अगल बगल में घूम रही हैं। पहले तो वो परछाइयाँ रवि के अगल बगल में घूम रही होती हैं, घूमते घूमते अचानक से वो परछाइयाँ आपस में लड़ने लगती हैं। एक परछाई दूसरी परछाई को घसीटना शुरू कर देती है। रवि को ये परछाइयों में ये नज़र नहीं आ रहा होता है कि ये परछाई फीमेल की है या मेल की है, लेकिन उसको 2 परछाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। अचानक से रवि के कान में फुसफुसाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ रवि से ये बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तू मेरा है, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगी। रवि ये सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रवि की आंखों में आंसू होते हैं। गुरुजी अपने हवन को जारी रखते हैं। हवन जैसे ही पूरा होता है, रवि को वो दोनों परछाइयाँ दिखना बंद हो जाती हैं। अब रवि को पूरे कमरे में खून के निशान दिखते हैं। रवि को दीवारों पर भी पैरों के निशान दिखते हैं, जो खून से सने हुए होते हैं। रवि घबरा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। वो बस एक ही बात बोलता रहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे छोड़िए, मुझे क्यों बांध रखा है।
गुरुजी एक तावीज़ बनाते हैं। वो तावीज़ वो रवि के गले में बांध देते हैं और रवि के पिताजी से कहते हैं अगर ये तावीज़ खुला तो आपके बेटे पर ये शक्ति दोबारा से हावी हो जाएगी। अगर आपको आपके बेटे को बचाना है तो ये तावीज़ नहीं खुलना चाहिए और आपके घर में डेली हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, तभी आपका बेटा सही से रह पाएगा। इसके बाद से फिर रवि के साथ कोई भी घटना नहीं घटी। रवि आज अच्छे से हनुमान जी की पूजा करता है और वो तावीज़ आज भी रवि के गले में है। लेकिन रवि ने जिन परेशानियों को न्योता दिया था वो परेशानियाँ रवि के सपने में आज भी आती हैं। सो गाइज, आज की कहानी बस यहीं तक थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी बताते बताते आप लोग देख सकते हैं मेरे आंसू आने लगे। पता नहीं क्यों आने लगे, मैं भी नहीं जानता, शायद कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सच्ची कहानियाँ ढूंढने में यार, समझो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगा तो क्या बुरा लगा, और नेक्स्ट वीडियो कैसी कहानियाँ ढूंढूं मैं। देखो, मैं सच्ची कहानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मनगढ़ंत कहानियों में कुछ मज़ा है ही नहीं। ठीक है, और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट बनाए रखो, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट आती है तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ करी है मैंने। ठीक है, और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगली स्टोरी काफ़ी अच्छी आने वाली है, मेरे पास एक और स्टोरी आ चुकी है, वो आगे पता चलेगी। ओके गाइस, जय श्री राम, जय जय बजरंगबली बाबा की। और अपने एक भाई और बैठे अपने साथ में, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा इस वीडियो के एंड में, जो हमारी तो कैसे हो टीम मेरे मेंबर दोस्तों, आगे लगाई। तो इनकी वजह से वीडियोस बन पाती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई को सपोर्ट तो इनकी वजह से वीडियोस बन पाती हैं। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखें गाइस। टिल द नॉट पीस ओनली गेट्स। जय श्री राम।